नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव शो में। जो एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज की बड़ी खबर ये है कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कोई भी बड़ी खबर इस एपिसोड में हम लेके नहीं आए। किसी को हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल को, क्योंकि आज हमारे पास एक एसयूवी है, कुछ स्कूटर है और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। तो सबसे पहले बताते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या खास है। जीप कंपास का ट्रेलहॉक एडिशन, ऑफ-रोडिंग में कैसा है प्रदर्शन और इसे खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, हम आपको बताएंगे आज के एपिसोड में टीवीएस एंटॉर्क और सुजुकी एवनिस को आमने सामने रखेंगे। जानेंगे कौन है ज्यादा स्पोर्टी, और एक स्पोर्टी लेकिन सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की लॉन्च की खबर भी आपके सामने सारे डिटेल्स के साथ। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें एक नई कार आई है हमारे पास, जीप कंपास। आप कहेंगे कंपास तो पुरानी है, लेकिन ये कंपास का ट्रेलहॉक वर्जन है जो आप सामने देख सकते हैं। ट्रेलहॉक जो कि बेहतर ऑफ-रोडिंग, ज़्यादा हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए कंपनी तैयार करती है। ट्रेलहॉक वही जिसमें कि एक एसयूवी या ऑफ-रोडिंग प्रेमी है, उनके लिए इस बैज की इज्जत है। वो बैज इसको मिलता है, वो है ट्रेल रेटेड। और जो बैज जिसके लिए आप लाखों एक्स्ट्रा खर्च करते हैं, वो बैज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है ट्रेलहॉक। अब करते हैं कहानी शुरू इस ट्रेलहॉक की। तो जैसा हमने बताया, सबसे पहला जो बदलाव या चेंज आपको नजर आएगा वो ये हिस्सा है, जहाँ पर पहले केवल ब्लैक डीकैल आपको मिलता था। अब यहाँ पर रेड इंसर्ट भी मिल रहा है, जो 2022 वर्जन है उसमें आपको। इसके अलावा एक जो विजुअल चेंज आपको शायद महसूस हो, साइज के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से तो आपको महसूस हुआ है, वो है इसके अलॉय का डिज़ाइन। अलॉय का जो 5 स्पोक व्हील का जो डिज़ाइन है, वो आपको पहले से ज़्यादा आकर्षक, अलग ज़रूर नज़र आएगा। चलते वक्त मुझे काफ़ी अच्छी ये लग रही है। जो इसका साइज़ है वो 18 इंच रेगुलर कंपास की जगह 17 इंच किया गया है, जिससे कि मुश्किल रास्तों के लिए आपके पास ज़्यादा प्ले की जगह हो। बैजिंग के बारे में आपको बता ही दिया था, रेगुलर कंपास से अलग आपको यहाँ पर रेड के हाईलाइट्स नज़र आएंगे दूर से ही, तो आप समझ जाएंगे कि ये ट्रेलहॉक वर्जन है। एक और बदलाव जो फंक्शनल है, लेकिन इसके लुक में थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। जो इसके बम्पर का डिजाइन आगे पीछे वो भी बदला है, क्योंकि इसके अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल और ब्रेक ओवर एंगल जो है उसमें आपको तब्दीली नजर आएगी। 30 डिग्री का आपको अप्रोच एंगल मिलेगा, डिपार्चर 34 डिग्री का है और 24 डिग्री के आसपास आपको ये ब्रेक ओवर एंगल मिलेगा। यहाँ पे बम्पर का जो अगला हिस्सा है वो उठा हुआ है, तो आप जब चढ़ाई कर रहे होंगे तो ये जो बम्पर है वो टकराएगा नहीं, यानी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई आप आसानी से कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो डिपार्चर एंगल है उसका भी मतलब वही है कि जब आप उतर रहे हैं किसी चढ़ाई से, तो आप ज़्यादा एक्सट्रीम जा सकते हैं। अगेन 24 डिग्री का ब्रेक ओवर एंगल है। तो यहाँ जो बदलाव हैं मोरलेस आपको यही देखने को मिलेंगे, और अंदर जो बदलाव हैं उसमें भी ज़्यादातर आपको कॉस्मेटिक मिलेंगे। एक जो है मैकेनिकल चेंज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और वो है इसका जो ड्राइव मोड है उसमें रॉक मोड की एंट्री। अंदर आ जाइए, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो अब मैंने इस कार को कर दिया स्टार्ट। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ या डिस्प्ले जो ऑन हो रहा है, उसमें आपको उस तब्दीली के बारे में बताता हूँ जो अभी हम बात कर रहे थे। रॉक मोड भी अब इसमें आपको देखने को मिलेगा। सैंड/मड मोड है, स्नो है, ऑटो है, और इसके अलावा रॉक मोड, यानी आप और ज़्यादा ऑफ-रोडिंग या हार्डकोर ऑफ-रोडिंग के लिए इसको लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्रेलहॉक की बैजिंग या ट्रेलहॉक का नाम आपको सीटिंग या अपहोल्स्ट्री में नजर आएगा। रेड स्टिचिंग आपको नजर आएगी, चाहे डैश हो चाहे सीट्स हो, वो थोड़ा सा आपको अलग महसूस कराएंगे कि हाँ, आप ट्रेलहॉक वर्जन में बैठे हुए हैं। बाकी मोरलेस जो फीचर्स या जो यहाँ पर गैजेट्स लगे हुए हैं लगभग वही हैं जो कि आपको रेगुलर कंपास में अपडेटेड वाले में देखने को मिल रहे हैं। एक बड़ा सा यहाँ पर मुझे टच स्क्रीन देखने को मिल रहा है। जो लुक डिस्प्ले है काफ़ी शार्प है। अभी काफ़ी धूप हो गई है, बावजूद इसके मुझे बहुत ही शार्पली ये नज़र आ रहा है। वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं जिसका कंट्रोल आपको इस पर देखने को मिल रहा है। वायरलेस चार्जिंग के साथ साथ वायरलेस एप्पल कारप्ले भी फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओवरऑल फर्स्ट रो एक टिपिकल रोबस्ट रगेड जो एसयूवी वाली फील है, ऑफ-रोडिंग व्हीकल वाली फील है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक झलक इसकी आवाज़ से आपको सुनाता हूँ। जो मैं रगेड की बात बोल रहा हूँ, देखिए दरवाज़ा बंद हो रहा है, आवाज़ काफ़ी सॉलिड। स्टीयरिंग फुल फील जो है वो काफ़ी सॉलिड इसमें देखने को मिलेगी।
वैसे चलाते वक्त कितनी सॉलिड या कितनी हल्की लगती है वो आपको बताएंगे आगे। मान लीजिए हॉर्न ही बजाना है आपको, थैंकफुली ये मेरे ख्याल से इंडियन कंडीशन के लिए सही है, ज़्यादा मशक्कत लगेगी आपको हॉर्न बजाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि खट से दबाएं और हॉर्न बज जाए, तो यहाँ पे भी आपको फील है। ओवरऑल बटन्स यहाँ पे भी आपको सॉलिड एक रगड़ टाइप की फील आएगी। इंडिकेटर सुनिए, तो ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, रगड़ टाइप की फील आपको, हाँ की मतलब सॉलिड आपको सभी इससे। चंकी सा आपको गियर शिफ्ट यहाँ मिल रहा है। डैश की क्वालिटी आप देखें तो वो भी आपको सॉलिड मिल रहा है। तो ओवरऑल जो रगड़नेस हम बोलते हैं वर्ड्स में, वो केवल एक फ्लावरी लैंग्वेज नहीं होता, वो मैं आपको आवाज़ में भी महसूस कराने की कोशिश मैं कर रहा था। वैसे एक चीज़ बताना भूल गया था, रेड टो हुक आपको ट्रेल हॉक वर्जन में ही देखने को मिलेगा, पीछे आगे नहीं दिया जाता है। अब यहाँ लगेज स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पर बटन दबाइए और पावर्ड आपको टेल गेट मिलेगा। सामान आपको 4 लोगों के लिए मुझे लगता है कि लंबे ट्रिप के लिए ये जगह आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। सो ओवरऑल स्पेशियस आपको ये लगेगा। प्रदर्शन की बात करें तो फिलहाल तो मैं एक रेगुलर टामैक सिटी रोड के ऊपर चला रहा हूँ। यहाँ इसे चलाते वक्त पहला इंप्रेशन तो ये होता है कि हाँ एक रगड़ गाड़ी है, ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई गाड़ी है और एक टिपिकल एसयूवी है। लेकिन इन सब माहौल में भी जो रेगुलर पॉट होल्स या स्पीड ब्रेकर्स आपको मिलते हैं, बहुत ही कंपोज ये मुझे इसका सस्पेंशन मिलता है और वो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगा। जो जोल्ट्स थे, जो झटके थे, वो बहुत ही आराम से ये एब्जॉर्ब कर रहा था और एक बहुत ही अच्छा बैलेंस मुझे नज़र आ रहा है। जहां एक्चुअली एक ठोस एसयूवी चला रहे हैं बट उसके बावजूद जो राइड कंफर्ट है वो कॉम्प्रोमाइज मुझे होता नज़र नहीं आ रहा है। एक और चीज़ जो मुझे इंप्रेसिव लग रही है, जब मैं इसे तेज़ मोड़ भी रहा हूँ, बॉडी रोल एक टिपिकल एसयूवी के हिसाब से मुझे कम महसूस हो रहा है, वो भी बहुत ही कंपोज मुझे लग रहा है। तो फ्रेम और सस्पेंशन के हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है। जो ब्रेकिंग है वो भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली लगी है। ड्राइव और एक्सीलरेशन की बात करें, वहाँ पर मुझे लग रहा है कि उतनी ज़्यादा चुस्त, बहुत ज़्यादा रोमांचक मुझे ये नज़र नहीं आई, या फील नहीं हुई। आप एक्सीलेट करें तो जो 168 168 bhp के आसपास की जो ताकत वाला जो 2 लीटर का जो डीजल इंजन है वो तेज़ है, रोबस्ट है, लेकिन इनिशियल जो है वो बहुत ज़्यादा आपको चुस्त या ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। हाँ तेज़ तर्रार है बट वहाँ पर शुरुआत में आपको वो ताकत या वो स्पीड उतनी महसूस नहीं होगी, लेकिन हाँ जो ग्रंट है वो तो आप महसूस करेंगे ही। अब वही वर्ल्ड फेमस सवाल है, नोएडा की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और मुझे लग रहा है बिंदु विश्राम कर रही है प्राइसिंग के ऊपर, पोजीशनिंग के ऊपर ही, क्योंकि जो रेगुलर कंपास है उसकी भी कैपेबिलिटी ऑफ रोडिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और इस सेगमेंट के जो ज़्यादातर कस्टमर्स हैं वो एक्सट्रीम में बहुत कम जाते हैं, जिस एक्सट्रीम के लिए इस ट्रेल हॉक को तैयार किया गया है। और इसी वजह से मैंने प्राइसिंग की बात की कि वहाँ पर वो प्रीमियम सिर्फ एक बैजिंग के लिए जो आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, वहीं पर बिंदु विश्राम करती है। जो शौकीन हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की आमतौर पर हम ऑफ रोडिंग करते हैं, कंपास उसके लिए केपेबल है। आपको तो पता ही है, Hyundai Venue का जो टेल लैंप है वो कनेक्टेड एलईडी आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, और वो लुक ऐसा है जिसने कई लोगों को टाइगून की याद दिलाई। इसके अलावा जो चेहरा है कई लोगों को टूसॉ की याद आई। लेकिन इसके अलावा क्या चेंजेस होने वाले हैं इस आने वाली नई वेन्यू में, वो हमारे पास जानकारी जो है वो सामने जब आ गई तो हमने सोचा कि फटाफट न्यूज ब्रेक में आपको बताया जाए कि आने वाली जो ये सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट की छोटी, बेसिकली जो छोटी एसयूवी है, उसमें चेंजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसा हमने बताया, जो एलईडी स्ट्रिप है, उसके अलावा जो टेल लैंप है, उसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है उस हिसाब से आपको ड्राइव मोड, इको, स्पोर्ट, नॉर्मल आपको देखने को मिलेगा, जो आप शिफ्ट कर सकते हैं एक डायल से। इसके अलावा आपको एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिलेगा, और कनेक्टिविटी के फीचर्स अब जो है वो 60 से ऊपर चले गए हैं। एक और खास चीज जो वेन्यू के सेकेंड रो में जो बैठने वाले लोग होंगे उनके लिए आरामदेह चीज होगी कि अब सीट में आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं पिछली सीट को, और वो एक सुविधा आपको बैकरेस्ट के लिए मिलेगी वेन्यू के सेकेंड रो में।
एक फीचर आपको याद होगा, मुझे काफी पसंद आता है, कारेंस में हमने देखा था, और वही फीचर इसमें भी अब देखने को मिलेगा। जो नेचर के साउंड है वो आप इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर चला सकते हैं। और मैंने देखा है कि कई बार जब आप फैमिली या दोस्तों के साथ लंबे ड्राइव के ऊपर जा रहे हैं तो कई बार म्यूजिक जो है लाउड हो जाता है। ऐसे में ये जो साउंड है वो काफी अलग एक्सपीरियंस देता है। एनीवे, ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर हो सकता है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन, तो 6 कलर में आपको नई वाली वेन्यू अवेलेबल दिखेगी, और इसके अलावा एक डुअल टोन वाला वर्जन भी होगा। जो कलर्स हैं वो है सिल्वर, ग्रे, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, रेड। वहीं रेड कलर जो है उसके साथ एक डुअल कलर वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा नई वेन्यू में। और अब बहुत सारे दोस्त जानना चाह रहे होंगे कि इंजन और ट्रांसमिशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, तो वहां पे आपको बताएं कि पेट्रोल के 2 और एक डीजल वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। पेट्रोल का एक तो 1.2 लीटर वाला होगा और एक होगा 1 लीटर टर्बो, जिसमें आपको IMT और DCT का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी डीजल वाला जो वर्जन है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये सब इंफॉर्मेशन मिले हैं नई वेन्यू के बारे में। हाउ डू यू लाइक इट? ये जो भी फीचर्स चेंज हुए हैं, क्या उसे ज्यादा रिफ्रेश करेंगे? आप इस गाड़ी की तरफ वापस जाना पसंद करेंगे? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये अट्रैक्टिव बन रही है कि नहीं इन चेंजेस के साथ। तो पहले सेगमेंट में तो ढेर सारी एसयूवीज की खबर हो गई, बातचीत हो गई। क्या सोच रहे हैं आप इनके बारे में जरूर बताइएगा, और इनकेस कोई सवाल है तो भी हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इन दोनों स्कूटर्स को अंकुर आमने सामने रखेंगे और बताएंगे आपको कि कौन सी बेहतर है और क्या लेनी चाहिए। जब भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर्स की बात आती है तो जहन में सबसे पहले टीवीएस एंटॉर्क का नाम आता है, और एंटॉर्क टीवीएस के लिए एक प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट भी रहा है। लेकिन हाल ही में सुजुकी अपने एवनेस को इंडियन मार्केट में लेकर आया है। अब इन दोनों स्कूटर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, फीचर्स दोनों में क्या क्या दिए गए हैं, और कौन सा किस से किस मायने में बेहतर है। पहले इन दोनों स्कूटर्स के डिज़ाइन एलिमेंट्स और फीचर एलिमेंट की बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रंट से। पहले बता देता हूँ आपको, ये जो है एंटॉर्क का रेस एक्सपी वर्जन है, एंड ये जो एवनेस का है रेस एडिशन वर्जन है। तो इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। डिज़ाइन की बात करें फ्रंट डिज़ाइन की, तो वो स्पोर्टी शार्प लाइंस जैसे कि हमें एंटॉर्क में देखने को मिलती थी, तो एवनेस में भी वैसा ही कुछ डिज़ाइन लैंग्वेज सुजुकी ने यूज़ किया है। अब कंपटीशन उससे है तो वैसे ही कुछ डिज़ाइन इस एवनेस में देखने को मिलती है। फिर एंटॉर्क की बात करें तो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ्रंट डिज़ाइन में देखने को लगेगा, एंड एवनेस का जो डिज़ाइन है फ्रंट का वो थोड़ा सा चौड़ा आपको एंटॉर्क के मुकाबले देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर डिज़ाइन लैंग्वेज वही शार्प लाइंस, स्पोर्टी एलिमेंट दोनों में ही साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। रियर प्रोफाइल की बात करें, यहाँ पर टेल लाइट्स जो हैं वो एलईडी हैं, इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इंडिकेटर्स में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल है सेम एज फ्रंट, एंड यहाँ पर भी एवनेस में टेल लाइट्स जो हैं एलईडी हैं, इंडिकेटर्स में हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल देखने को मिलता है। बट रियर डिज़ाइन में एंटॉर्क थोड़ा सा मुझे 20 इस रियर प्रोफाइल के डिज़ाइन के हिसाब से देखने में लग रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फीचर्स की। स्पेस प्रैक्टिकलिटी कैसी है दोनों स्कूटर्स में, बात करते हैं पहले एंटॉर्क की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो फुल डिजिटल एंटॉर्क में देखने को मिलता है। इसमें 2 मोड दिए गए हैं जो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। रेस और स्ट्रीट मोड इस एंटॉर्क में देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर सेट का बटन दिए गए, इससे टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। इसमें लैप टाइमर भी इस एंटॉर्क के रेस एडिशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा राइट साइड में इंजन किल स्विच है, हैज़र्ड लाइट का बटन है, एंड यहाँ पर इसमें वॉइस कमांड वाला फीचर भी दिया गया है जो टीवीएस के स्मार्टेस्ट नेट ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है जो एवनेस में देखने को नहीं मिलता, लेकिन वॉइस कमांड वाला फीचर यहाँ पे दिया गया है। इसका जो बूट है उसको ओपन करने के लिए फिजिकली आपको उतरना पड़ेगा। वहाँ से आप जिसका की स्लॉट है वहाँ से इसके बूट को ओपन करा नहीं जा सकता है। तो ये मुझे लगता है एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अब जनरली सभी स्कूटर्स में जो फ्यूल का लिड है वो रियर में देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक्सेस भी यहाँ पर फ्रंट में दिया होता है। लेकिन यहाँ पर इसको खोलना है, इसके बूट को, तो आपको यहाँ से उतर कर इसको खोलना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ तो इसमें भी पूरी डिजिटल स्क्रीन दिया गया है, एंड इसमें हालांकि अलग अलग राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं।
बेसिक इन्फो स्पीडोमीटर दिया गया है एंड फ्यूल गेज है, टाइम, बैटरी वोल्टेज एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। इसमें वॉइस कमांड वाला फीचर जैसे कि मैंने कहा टेंटॉक में दिया गया है वो इस एवेनिस में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर दो पॉकेट्स दिए गए हैं, राइट में और लेफ्ट में, एंड लेफ्ट में यहाँ पे इसका USB चार्जिंग स्लॉट भी देखने को मिलता है। एक हुक यहाँ पर है एंड एक हुक यहाँ पर इसमें नीचे दिया गया है। फ्लोर की बात करूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस इसके फ्लोर में मुझे एंटॉक के मुकाबले देखने को फिजिकली अभी मुझे देखने को मिल रहा है। तो सिलेंडर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा वो अलग सवाल है, बट फिलहाल अभी यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन राइट साइड में इंजन किल स्विच और इग्निशन स्विच एक ही में दिया गया है एंड लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न का स्विच देखने को मिलता है। अब हालांकि इसके बूट को एक्सेस करने के लिए आपको उतरने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से ओपन हो जाएगा, लेकिन इसके फ्यूल कैप को अगर खोलना है तो उसके लिए उतरना पड़ेगा। यहाँ पे इसका ये स्लॉट दिया गया है। अब बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम बूट स्पेस है। अराउंड 21.5 लीटर का स्पेस इस एवरेस्ट में है एंड अराउंड 22 लीटर्स का बूट स्पेस इसमें देखने को मिलता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ जो यहाँ पर है इस एंटॉक में वो है ये लाइट, यहाँ पर इसमें ये दी गई है एंड USB चार्जिंग स्लॉट भी इसका यहीं पर इसके साथ दिया गया है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो TVS के एंटॉक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 155 mm का, लेकिन जो एवरेस्ट का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 5 mm ज़्यादा है, यानी कि 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस एवरेस्ट में देखने को मिलता है। अब वेट के हिसाब से भी एवरेस्ट एंटॉक के मुकाबले 10 kg लाइटर है। इसका वेट है अराउंड 116 kg एंड इसका वेट है एवरेस्ट का 106 kg का। ये इसके फीचर्स, इनके डिज़ाइन, इनके स्पेस की बात हो गई। अब ये दोनों ही रेस XP और रेस एडिशन इन दोनों स्कूटर्स के हैं। कौन सा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक से बेहतर है, कौन सा बेटर परफॉर्मर है, अब बात करते हैं उसकी। तो TVS के एंटॉक 125 रेस XP और एवरेस्ट के इस रेस एडिशन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। राइड के दौरान इन दोनों को चलाने के बाद कैसा महसूस मुझे हुआ, कुछ आंकड़ों पर पहले नज़र डालते हैं। तो इंजन जो इनमें दिया गया है TVS एंटॉक में वो है 125 cc का, पावर जनरेट करता है अराउंड 10 bhp की एंड टॉर्क जनरेट करता है मैक्सिमम 10.8 न्यूटन मीटर्स का। वहीं दूसरी तरफ एवरेस्ट के इंजन की बात करें तो सेम 125 cc का इंजन है, पावर जनरेट करता है 8.5 bhp और टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर्स का। फिर डायमेंशंस की बात करें तो सुजुकी का एवरेस्ट जो है इन टर्म्स ऑफ लेंथ थोड़ा सा बड़ा है TVS के एंटॉक से। वेट की बात करें दोनों ही स्कूटर्स में वो सेम है, हाइट थोड़ा सा एवरेस्ट का ज़्यादा है एंड व्हील बेस थोड़ा TVS एंटॉक का ज़्यादा देखने को मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात हम कर चुके हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है 5.8 लीटर की एंटॉक में है एंड 5.2 लीटर्स की सुजुकी एवरेस्ट में देखने को मिलती है। अब राइड परफॉर्मेंस की बात करें तो शुरुआत में जो इनिशियल एक्सपीरियंस, इनिशियल इंप्रेशन है दोनों स्कूटर्स का, हालांकि वेट जो है एवरेस्ट का अराउंड 10 kg एंटॉक के मुकाबले कम है, तो वो शुरुआत में जो पिकअप है या एक्सेलरेशन है वो थोड़ा बेटर एवरेस्ट में देखने को मिलता है एंड दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द लाइट वेट। जो 10 kg वेट एवरेस्ट का कम है उसकी वजह से थोड़ा बेटर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में एवरेस्ट में देखने को मिलता है। अदरवाइज पावर के हिसाब से एंटॉक का भी पावर काफ़ी अच्छा राइड के दौरान मुझे देखने को मिला एंड वहाँ पर एवरेस्ट से वो थोड़ा बेहतर दिखाई देता है। इसके अलावा हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर मुझे एंटॉक थोड़ा बेटर महसूस हुआ एवरेस्ट के मुकाबले एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज कि जो एंटॉक में है रियर में जो टायर दिया गया है वो 12 इंच का है एंड उसका वेट थोड़ा ज़्यादा बैलेंस महसूस होता है राइड के दौरान कंपेयर टू सुजुकी एवरेस्ट। कंफर्ट की बात करें, सस्पेंशन सेटअप जो दिया गया है फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स है दोनों में एंड रियर में कॉयल स्प्रिंग है एंटॉक में और स्विंग आर्म रियर में सुजुकी एवरेस्ट में देखने को मिलता है। कंफर्ट के हिसाब से मुझे लगता है थोड़ा बेटर कंफर्ट, ओवरऑल सीट कंफर्ट, सस्पेंशन सेटअप। जब थोड़ी तेज़ रफ्तार में आप चला रहे हैं, अचानक बम्प्स आते हैं या ब्रेकर्स आते हैं तो वहाँ पर स्लाइटली बेटर कंफर्ट सुजुकी के एवरेस्ट में देखने को मिलता है। देन ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी दोनों ही स्कूटर में प्रिसाइज है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम या सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम जो भी आप कहना चाहते हैं दोनों ही स्कूटर्स में देखने को मिलता है। तो ब्रेकिंग चाहे तेज़ रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, दोनों ही सिचुएशन में मुझे कोई दिक्कत ब्रेक्स को लेकर महसूस नहीं हुई। अब प्राइस की बात करें तो दोनों ही स्कूटर्स का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है, 1000-1500 रुपये का फ़र्क है। थोड़ा एंटॉक 1000-1500 सुजुकी एवरेस्ट के मुकाबले थोड़ा कॉस्टली है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ इग्नोरेबल, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो मेरे हिसाब से कंक्लूजन की बात करूं, उन दोनों स्कूटर्स को राइड करने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है, मुझे लगता है सुजुकी एवेनिस थोड़ा बेटर स्टार्टिंग में राइड के दौरान महसूस होता है। तो अगर आप थोड़ा बेटर एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं, एंटॉर्क ऑलरेडी एक प्रूवन स्कूटर है इस सेगमेंट में, 125 सीसी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड जो स्कूटर्स हैं वहाँ पर एंटॉर्क काफ़ी समय से मौजूद है और अच्छा भी टीवीएस के लिए परफॉर्म करता आया है। लेकिन सुजुकी एवेनिस एक नए ऑप्शन के तौर पर इस सेगमेंट में एंट्री ले चुका है। तो अगर आप बेटर स्टार्टिंग में जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्कूटर से और थोड़ा बेटर कंफर्ट भी एक्सपेक्ट करते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल स्पेस अपने स्कूटर में थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है सुजुकी का एवेनिस एक बेटर ऑप्शन आपके लिए ज़रूर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ टीवीएस का एंटॉर्क इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी एवेनिस के मुकाबले एंटॉर्क में देखने को मिलते हैं और एंटॉर्क के पास एक प्रूवन प्रोडक्ट वाली एडवांटेज भी है। तो इन मायनों में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है वहाँ पर टीवीएस का एंटॉर्क भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन ज़रूर बन सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा एपिसोड हमें जरूर बताइए। अपने संदेश, अपने सवाल, अपना कंफ्यूजन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए और इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए timesdrive.in भी हमारा वेबसाइट है, वहाँ सभी गाड़ियों सवारियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अगले हफ्ते तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बाय बाय, ड्राइव सेफली।